नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ पारस एचएमआरआई में कार्यरत डॉक्टर कुमार अभिषेक मौजूद है। डॉक्टर साहब फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस ये जो है, ये बीमारी जो है ये है क्या? ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल बीमारी है जो बहुत सालों से आ रही है, जो एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। एक टाइप की बैक्टीरिया होती है और ये बैक्टीरिया केवल लंग्स को ही नहीं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये केवल लंग्स को ही नहीं, अगर लंग्स फेफड़े में होती है तो इसको बोलते हैं कि फेफड़े में टीबी हो गई है, जिसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो शरीर में कहीं भी हो सकती है। आपको फेफड़े के अंदर पानी हो सकती है, फेफड़े के अंदर कैविटी हो सकती है, और इसमें पेट में भी पानी हो सकती है, एब्डोमेन में हो सकती है। किसी को मेनिंजाइटिस होती है तो ट्यूबरकुलोसिस की मेनिंजाइटिस भी होती है। तो ये शरीर के किसी भी भाग को इन्वॉल्व कर सकती है, इधर आपके फेफड़े को, हार्ट को, पेट को या बोन को। तो किसी भी टाइप की ट्यूबरकुलोसिस होती है। फेफड़े की जो ट्यूबरकुलोसिस होती है, जनरली पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको ड्राई कफ हो रही है, 2-3 हफ्ते से कफ हो रही है, फीवर हो रही है और कभी कभी खांसी के साथ खून भी आती है। तो ये जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, तो और ये कभी कभी क्या होती है कि फेफड़े में हर समय खून आती है, खांसी हो रही है, फीवर हो रही है 2 हफ्ते तक। अगर किसी भी टाइप के पेशेंट को इस टाइप की हो रही है तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, चेस्ट एक्सरे करने चाहिए। फेफड़े में टीबी की जांच बलगम से जांच होती है, जो अभी हर जगह सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ये ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें 225 तक हमें देश से टीबी की उन्मूलन करना है। ये तभी संभव है जब सारे लोग जो टीबी की जो दवा खाते हैं वो एक गाइडेड खाएं, या डॉक्टर से, डॉट्स रिलेटेड या किसी भी प्राइवेट डॉक्टर से दिखा के खाएं। टीबी की समस्या ये होती है कि पहले कभी कभी सेंसिटिव टीबी हम लोग बोलते हैं। जो टीबी क्या होती है, जो हर दवा से सेंसिटिव होती है, वो टीबी जनरली 6 महीने में टीबी की दवा लेने से ठीक होती है। लेकिन अभी क्या होती है ना, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही कॉमन है। करीब करीब न्यू केसेस में जिसको पहले टीबी नहीं हो चुकी है, उनमें 12% लोगों में नई ट्यूबरकुलोसिस, जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की समस्याएं आ रही है। या पहले कभी टीबी हुई है, दोबारा अगर टीबी हुई है तो 17% लोगों में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की संभावना होती है। तो अगर किसी पेशेंट को टीबी की दवा लेने के बाद भी उसमें अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो उन सब पेशेंट में ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस ऑलवेज रूल आउट करना चाहिए। उन्हें अगर बोला गया डॉक्टर से कि हाँ हमें टीबी है, लेकिन दवा लेने के बाद भी उनमें ठीक नहीं हो रही है उनके लक्षण, तो एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस ऑलवेज रूल आउट करना चाहिए। क्योंकि एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की ट्यूबरकुलोसिस की जो दवाएं हैं ये सरकारी में उपलब्ध हैं केवल, और इनकी ना जो भी दवाएं होती हैं इनकी साइड इफ़ेक्ट काफ़ी होती है, इसीलिए हर समय इनकी सुपरविजन में दवा खानी चाहिए और इनकी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबी होती है। लेकिन एमडीआर टीबी भी अगर एक अच्छे जगह से पेशेंट को अगर रेगुलर ट्रीटमेंट किया जाए तो ये ऑलरेडी कम्प्लीटली ठीक होती है। लेकिन हाँ, साइड इफ़ेक्ट काफ़ी होती है, इसलिए ऑलवेज सुपरविजन में डॉक्टर के रहना चाहिए। जैसा कि आपने साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया, आपने एमडीआर टीबी के बारे में बताया, तो इसमें जो खतरा होता है क्या ये ज़्यादा खतरनाक है? हाँ, जो ड्रग सेंसिटिविटी टीबी, जो कॉमन टीबी होती है, उसमें केवल दवाएं 6 महीने चलती है और वो टीबी जनरली अच्छी होती है, ठीक हो जाती है। लेकिन ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है कि जो पहली जो दवाएं होती है, फर्स्ट लाइन एटीटी, उससे काम नहीं करती, तो इसलिए सेकेंड लाइन दवा दी जाती है। इसमें क्या होती है, एक तो पेशेंट का लंबा ट्रीटमेंट चलती है और दवाएं जो चलती है उनकी भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होती है। कोई पेशेंट का जो साइड इफ़ेक्ट होती है, कभी खून की कमी हो जाती है, नर्व की प्रॉब्लम होती है, कान से सुनने की दिक्कत होती है, तो ये दवाएं का भी साइड इफ़ेक्ट होती है। और ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कभी कभी अगर आप अच्छे जगह, अच्छे समय पर और अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कराओ तो इनमें मोर्टलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ड्रग सेंसिटिव टीबी के। तो ट्रीटमेंट के दौरान एक पेशेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ट्रीटमेंट के समय ऑलरेडी अगर वो कहीं से भी ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस के करते हैं तो जिस समय डॉक्टर अगर जिस समय बुलाते हैं उन्हें उचित समय पर जाना चाहिए। और अनरिलेटेड कोई इस टाइप की साइड इफ़ेक्ट हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, पेशेंट का जॉन्डिस हो रही है, पेशेंट को कान से सुनाई कम पड़ रही है, या आँख से भी देखने में जो दवाएं की साइड इफ़ेक्ट है, तो इस टाइप की कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट हो तो एज़ अर्ली एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए।
तो अब हम लोग बात कर रहे हैं टीबी के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि इसके बचाव क्या होनी चाहिए और एक मरीज को डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जनरली अगर किसी पेशेंट को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है, बुखार आ रही है, खांसी के साथ खून आ रही है या वजन लॉस हो रही है, एज़ अर्ली एज पॉसिबल उनको अपनी फिजिशियन या पल्मोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। कुछ टेस्टें होती हैं, छाती की एक्सरे होती हैं, बलगम की टेस्ट होती है, जिससे अर्ली एज पॉसिबल टीबी की जांच हो जाती है और टीबी की दवाई शुरू हो जाती है। कुछ जो पेशेंट होती हैं जिनमें टीबी की संभावनाएं ज़्यादा होती है नॉर्मल लोगों से। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, जिनका डायबिटिक कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनमें खांसी हो रही है, फीवर हो रही है, तो उनमें चांसेस नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है टीबी होने की। कोई जो पेशेंट है जो स्टेरॉयड ले रहे हैं, उनमें भी टीबी की संभावनाएं ज़्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन के। या कोई जो पेशेंट है जिनकी ट्रांसप्लांट हुई है, रेनल ट्रांसप्लांट हुई है, तो उनमें जो दवा चलती है इम्यूनोसप्रेसिव दवा, उन लोगों में भी टीबी की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो इन जो विशेष ग्रुप हैं, इनमें अगर इस टाइप की लक्षण आ रही है कि खांसी हो रही है जो ठीक नहीं हो रही है, कभी कभी नाइट टाइम में फीवर आ रही है, अनईजनेस लग रही है, वेट कम हो रहा है, तो इनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे अर्ली इनमें जांच करने से पता चल जाती है ट्यूबरक्लोसिस। किसी को टीबी हुई है तो क्या इससे दूसरे लोगों को भी खतरा हो सकता है? हाँ, अगर स्पूटम में उनकी बलगम में टीबी आई है कि पॉजिटिव है, तो दूसरे लोगों की भी संभावनाएं होती हैं कि वो फैलती है, क्योंकि ये ना ट्रांसमिशन होती है, एयरबॉर्न डिजीज है। अगर कोई लोग खांसते हैं तो उससे दूसरे लोगों की टीबी होती है। लेकिन अगर वो जांच किया, उनको अगर एज अर्ली एज पॉसिबल दवा शुरू किया जाए और विदिन 2 वीक्स में अगर वो दवा रेगुलर खाते हैं, तो 2 वीक के बाद उनकी संभावनाएं कम होती है कि वो दूसरे लोगों को टीबी को फैलाए। तो इसलिए अगर कोई लोग अपने टीबी की दवा खा रहे हैं तो ज़रूरी है कि वो मास्क का उपयोग करें और बच्चों से दूर रहें, और 2 से 3 हफ्ते में जनरली उनकी संभावनाएं रहती है कि ट्रांसमिशन दूसरे लोग को नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे साथ टीबी के बारे में जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर कुमार अभिषेक को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ टीबी के बारे में साझा की। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।